गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पवन धनगर। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के पेपर को जो है वो सॉल्विंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको हम पूरा कवर करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हमारे पास है कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्या था जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और वो नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर था। मतलब कि क्वेश्चन ये था कि एनी 3 कोई भी 3 नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहां पर देनी है या शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो पूछा तो केवल नॉन कन्वेंशियल ही था, बट हाँ हम उसी के साथ कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज को भी डिस्कस कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये एनर्जी का जो पूरा टॉपिक है सोर्स वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, चलिए तो हम शुरू करते हैं कन्वेंशियल एंड नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रेजेंट टाइम में हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब बिना एनर्जी के कोई काम आज की डेट में नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स हमारी जो एनर्जी है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनर्जी की हमें अत्यधिक आवश्यकता है आज के युग में। बिना इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, आप कोई भी एपरेटस को रन नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं चलेगा। मतलब कि आपका जो पूरा डिजिटल नेटवर्क है वो पूरा ठप हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर है, पुराने टाइम पर भी थी और प्रेजेंट टाइम में तो उसके ऊपर हम पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं कि अगर पावर नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा कोई भी काम वहाँ पर नहीं होगा। चलिए, तो अब एनर्जी सोर्सेस को हमने यहाँ पर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। वैसे तो फर्दर कई तरह के क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, पर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 2 तरह के एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे पास। ठीक है, पहला है कन्वेंशियल, जिसको हिंदी में बोला जाता है परंपरागत। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ऊर्जा स्रोत। और दूसरा है नॉन कन्वेंशन, मतलब अपरंपरागत। अब इसका मतलब समझे जरा कि ये क्या है। परंपरागत का मतलब है जो काफी समय से यूज होते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी ट्रेडिशन हो या कोई भी एक तरह का हमारी फैमिली में जो फॉलो करते आ रहे हो कई तरीके से, कई टाइम से, तो वो एक परंपरा बन जाती है। तो वैसे ही परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब है कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग हम लंबे समय से करते चले आ रहे हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे कन्वेंशियल है। ये परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको डेवलप भले ही हो गए हों, बट वो काफ़ी समय से हमारे नॉलेज में है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सडनली अभी अभी कोई नया डिस्कवरी या नया कोई इन्वेंशन हुआ है। ये पुराने समय से काफ़ी टाइम से ये चले आ रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और दूसरा है अपरंपरागत, मतलब नॉन कन्वेंशियल। नॉन कन्वेंशनल मतलब कि ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस जो हाल ही में, मतलब कुछ सालों के अंदर ही डेवलप होना शुरू हुए हैं। ठीक है, और कुछ सालों से ही वो यूज होना शुरू हुए हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है नॉन कन्वेंशियल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, तो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन का अंतर है यहाँ पर। ये काफ़ी लंबे समय से और ये अभी अभी नए नए 5-10 सालों में या 15 सालों में ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो अब एग्जांपल जरा देखो, तो परंपरागत एनर्जी के जो स्रोत है, ऊर्जा के जो स्रोत है कन्वेंशियल, उसमें सबसे पहला आता है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। फिर दूसरा आता है, अभी एक एक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है। ठीक है, ये सब फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, या नेचुरल गैस है वो भी फॉसिल फ्यूल्स में आती है, मतलब जीवाश्म ईंधन। हिंदी में इन्हें कहा जाता है जीवाश्म ईंधन, जो जीवों के जीवाश्म से बने हुए हैं। ठीक है, वही पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, उनके जीवाश्म से बने, और कैसे बने वो अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि ताप शक्ति या पावर, जो कि टेम्परेचर के थ्रू, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वहां पर कैसे प्रोड्यूस की जा रही है, कोई भी आपका फ्यूल को जला करके, पानी गर्म करके फिर एनर्जी बनाई जा रही है। ठीक है, तो वो हो गया थर्मल पावर प्लांट। दूसरा है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब होता है जल या पानी, तो मतलब पानी से जो एनर्जी बन रही है, ठीक है, जैसे कि डैम बनाकर हम बनाते हैं, वो हमारा थर्मल के अंदर, हाइड्रो के अंदर आ जाएगा। ठीक, अगला है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी मतलब पवन ऊर्जा। विंड का मतलब होता है हवा, तो पवन से जो ऊर्जा बन रही है उसको हम कहेंगे कि ये आपका
कन्वेंशियल एनर्जी के सोर्सेस है सारे। अब कन्वेंशियल क्यों है? क्योंकि काफ़ी समय से यूज़ हो रहे हैं। आप देखोगे कि जो पेट्रोल है, डीजल है, वो तो बहुत लंबे समय से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है। ताप विद्युत जो ग्रह होते हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से है। डैम भी दुनिया में बहुत साल 100-150 साल पहले बन चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और विंड एनर्जी का भी वही चीज़ है कि वो भी काफ़ी समय से यूज़ हो रही है, ठीक। तो ये कुछ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के एग्जाम्पल हैं, मतलब कि आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक, जिन पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है। देखिए कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नया कोई भी अगर एनर्जी रिसोर्सेस हमारी जानकारी में आता है तो उस पर एकदम से बिलीव नहीं कर पाते हैं लोग, या फिर वो सबकी पहुंच में नहीं होता है, ठीक है। तो पर इनके साथ ऐसा नहीं है। अब अपरंपरागत में देख लीजिए क्या क्या एग्जाम्पल है, ज़रा इधर देखिए इस तरफ बोर्ड के, कि सोलर एनर्जी जो कि अभी कुछ सालों से डेवलप हुई है और उसमें अच्छा काम हो रहा है क्योंकि ये पॉल्यूशन फ्री होती है। तो सोलर एनर्जी मतलब सूर्य के द्वारा जो भी हम ऊर्जा बना सकते हैं। टाइडल एनर्जी मतलब जो लो टाइड हाई टाइड होती है, मीन्स जो समुद्र में ज्वार भाटा चढ़ता है उसकी ऊर्जा से जो हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो टाइडल एनर्जी कहलाती है। वेव एनर्जी, समुद्र में कंटिन्यूअसली वेव्स जनरेट होती रहती है, मतलब कि यहाँ पर लहरें, तरंगे लगातार उठती रहती है सागर के अंदर, तो उन्हीं तरंगों की शक्ति से हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। फिर आता है जियोथर्मल एनर्जी। इसके अंदर हम जो पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, उसके अंदर हमें पता है कि कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इसीलिए धरती अंदर से बहुत गर्म होती है। हम देखते हैं ना कई बार ज्वालामुखी या वॉल्केनोस जो है वो फट जाते हैं और बाहर जो है हमारा लावा पूरा निकल करके आ जाता है। तो उस एनर्जी को, वो जो थर्मल एनर्जी है अर्थ के अंदर, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो अभी हम बताएंगे। फिर अगला है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में तो नॉन कन्वेंशियल ही है, ठीक है, हालांकि दूसरे देशों में वो काफ़ी समय से यूज़ हो रही है, ठीक है। बट परमाणु ऊर्जा जो है वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी रिलायबल भी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए कन्वेंशियल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के, ठीक। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं कि ये कैसे होता है और इसका यूज़ और हमारे देश में ये जो है किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स की, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। अब ये क्या होता है, देखिए भाई, जीवाश्म का मतलब होता है कि जो अवशेष होते हैं, भाई जैसे पुराने टाइम पे हमें पता था कि पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी नहीं, ठीक है। फर्स्ट शुरू में या कुछ 100 साल पहले जो है पॉपुलेशन बहुत कम थी पूरी दुनिया की और हमारी इंडिया की भी बहुत कम थी। तो उस समय पर, या ये जो जीवाश्म ईंधन बने हैं ये तो करोड़ों साल पहले बन जाते हैं, तो उस समय तो पृथ्वी पर कोई भी जो है आपकी मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं था। तो था क्या, पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे। तो हुआ क्या कि कुछ नेचुरल रीजन्स की वजह से, प्राकृतिक कारणों की वजह से, हो सकता है भूकंप आ गया हो सकता है ज्वालामुखी फट गया हो, और इस वजह से वो जो पेड़ पौधे या जीव जंतु आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किसी तरह जो है ज़मीन के अंदर जो है दब गए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर सारा कुछ है, आपका प्लांट्स भी है और एनिमल्स भी है, ठीक है। तो ये एनिमल्स, ये प्लांट्स, जब अर्थ क्वेक आया या कोई प्राकृतिक आपदा आई, जो कि पुराने टाइम पर आती रहती थी, क्यों, क्योंकि जो अर्थ था हमारा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल था पहले शुरू में जब नया बना था। तो उस समय पर अर्थ में बहुत सारी हलचलें, धरती के अंदर कई तरह के भूकंप आते रहते थे, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में लगातार टकराती रहती थी। अभी फिलहाल की कंडीशन में तो अर्थ काफ़ी स्टेबल है, ठीक है, बट हमें देखने को मिलता है कि अभी भी हमारी अर्थ पर रोज़ कहीं ना कहीं भूकंप आता ही है, कहीं ना कहीं वॉल्केनो जो है वो फटता है, कहीं बारिश हो रही, कहीं तूफान हो रहा है, इस तरह की कई सारी वजह होती, कहीं आग लग जाती जंगलों में। देखा ही होगा कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कितनी भयंकर आग लगती है। तो वो जो फ्यूल्स हैं सारे, जो पेड़ पौधे जीव जंतु है, वो नष्ट हो गए, और नष्ट होकर क्या हुआ, ज़मीन के अंदर जो है वो समा गए, मतलब कि ज़मीन में दब गए। सीधी सिंपल शॉर्ट हम बात क्या बोल सकते हैं कि जो जीव थे वो ज़मीन के अंदर इस तरह से दब गए यहाँ पर पूरा, ठीक। अब ऊपर से तो पूरा मिट्टी, और आने वाले सालों में कई लाखों सालों में जो मिट्टी की परतें इसके ऊपर जमती चली गई, तो प्रेशर, और नीचे से जो अर्थ का कोर है वहाँ से टेम्परेचर मिल रहा है उसे। भाई धरती अंदर से गर्म है और ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ऊपर से लेयर पर लेयर क्या हो रही है, सेटल होती जा रही है, उसके ऊपर उसको दबाती जा रही है।
तो ये जीव जंतु और पेड़ पौधों के जो अवशेष थे या उनकी जो डेड बॉडीज थी वो दब गई, और दबने के बाद लाखों करोड़ों सालों में वो किस में चेंज हो गई, वो चेंज हो गई फॉसिल फ्यूल्स में। मतलब वहाँ पर पेट्रोल बन गया, वहाँ पर आपकी गैसेस बन गई, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारी बॉडी डिकम्पोज होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होता है तो कई सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए हैं, तो इसके डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक कई सारे मेटर बनेंगे, तो पेट्रोल बना, ठीक है, फिर उसी से हम मतलब पेट्रोलियम बना, उसी से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारी चीज़ें बनती हैं। फिर उसके बाद में नेचुरल गैसेस जो कि मीथेन होती है, मीथेन का भी फॉर्मेशन हुआ। कोई भी बॉडी डिकम्पोज होती है तो मीथेन बनती है, ठीक है, तो मीथेन और ये सारे जो फ्यूल्स हैं आपके, ठीक है, ये क्या हुआ, ये अब इनको बाहर जाने की तो कोई स्पेस है ही नहीं, ऊपर से ज़मीन है और नीचे से तो पूरा ये अर्थ का जो है कोर है, तो ये यहीं पर ट्रैप हो गए, मतलब ये यहीं पर फंसे हुए हैं और यहीं पर ये कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे ये तेल बन गया पेट्रोल, ठीक है, और बड़े बड़े भूभागों में गैस जमा हो जाती है इस तरीके से, तो गैस और तेल ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर ट्रैप होकर के रह गई हैं। और इसी में आपका जो कोयला होता है, जो कोल होता है, ठीक है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम पत्थर कोयला बोलते हैं, तो वो कोयला जो है वो भी इसी तरह से बनता है कि ये जो जीव जंतु थे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी बॉडी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, कोल में, कोयले में। मतलब कितनी चीज़ें बनी, कोयला बना, ठीक है, ये बना आपका पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम से सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है, और ये गैस हो गई। गैस कौन सी है, नेचुरल गैस। तो ये सब के सब जीवाश्म ईंधन है भाई। कोयला खदानों से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, जनरली कोयला जो है वो माइन से ही निकलता है, ठीक है, ये बात ठीक है कि हम कोयला बना भी सकते हैं, बट जनरली जो जीवाश्म ईंधन जिसको बोला जाता है वो कोयला माइन से निकलता है, खदानों से उसको खोद करके निकाला जाता है, ठीक है, तो वो तो एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि कोयले में कोई ऐसा खास प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है, हल्का सा उसमें से जो भी मिट्टी वगैरह होती है उसको साफ करके और कोयले को डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और वो बहुत ही डेंस होता है, मतलब उसको हैमर वगैरह से बड़ी बड़ी मशीनों से तोड़ना पड़ता है, बहुत सख्त होता है, और वो काफ़ी एज अ फ्यूल उसको यूज़ किया जाता है और काफ़ी पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। जब पेट्रोलियम भी नहीं था और गैसेस भी नहीं थी, उससे पहले ही कोयला मिल गया था, और कोयला इन सबसे पहले से यूज़ होता आ रहा है, ठीक है। हमने देखा होगा ना कि जो ट्रेन्स होती थी पहले वो भी वेपर प्रेशर से चलती थी, मतलब भाप वाले इंजन होते थे, उनमें कोयला यूज़ होता था, ठीक है, बड़े बड़े जो कारखाने होते थे, ठीक है, वो सब इसी से चलते थे। तो अब देखो कि कोयला भी बन गया। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या बन रही है, पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो है ये एक चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है, मतलब डेंस और स्टिकी लिक्विड होता है, बहुत ही चिपचिपा गाढ़ा द्रव होता है, और इसको बाहर निकाला जाता है कैसे, जैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को मोटर से, पंप से बाहर निकालते हैं, वैसे इसको भी बाहर निकाला जाता है, और फिर इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है। मतलब कि एक इस तरीके का एक पूरा मशीन होता है, ठीक है, उसके अंदर पेट्रोलियम को डाल दिया जाता है और अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है, ये प्रभाजी आसवन इसको बोलते हैं, प्रभाजी आसवन, ठीक है। अब आसवन, प्रभाजी आसवन क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा टॉपिक आज का नहीं है। आसवन का मतलब होता है कि जैसे किसी लिक्विड को आपने गर्म किया, उसकी वेपर फॉर्म हुई, उस वेपर को कंडेंस किया तो वापस लिक्विड बन गया। जैसे होता है ना, पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर जाकर ठंडा होकर फिर वापस पानी बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम इसके लिए करते हैं, किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। तो पेट्रोलियम को अलग अलग टेम्परेचर पर, भाई पेट्रोलियम क्या है, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है, पेट्रोल है उसके अंदर, डीजल है उसके अंदर, केरोसिन है उसके अंदर कोलतार भी है। तो क्या किया जाता है कि उसको धीरे 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 उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए पेट्रोल जो है, ठीक है, हम सपोज मान रहे हैं केवल पेट्रोल का टेम्परेचर 50 डिग्री है, ठीक है। फिर डीजल की अगर बात करें तो डीजल का टेम्परेचर जो है मान लीजिए 60 डिग्री है। फिर केरोसिन की अगर बात करें, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिन पर ये उबलने लगते हैं, तो केरोसिन का टेम्परेचर मान लीजिए कि 70 डिग्री, ये हम सपोज मान रहे हैं, कुछ भी इसमें से कुछ भी जो है अभी हमने उनकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं ली है, केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल, अब इन तीनों का टेम्परेचर बेसिकली अलग है, ठीक है। तो जैसे आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 50 डिग्री। तो 50 डिग्री पर पेट्रोल की वेपर बनना शुरू हो जाएगी, वाष्प बनना शुरू हो जाएगी और पेट्रोल अलग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ाओगे तो 60 डिग्री तो डीजल अलग हो जाएगा, फिर 70 डिग्री केरोसिन अलग हो जाएगा। इस तरह से
एक ही चेम्बर के अंदर, एक ही स्तंभ के अंदर या पात्र के अंदर ये पेट्रोलियम को शुद्ध कर लिया जाता है, मतलब उसके जो भी घटक है उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रभाजी आसवन। ठीक, तो पेट्रोलियम को भी हमने इस तरह से प्राप्त कर लिया। और नेचुरल गैस जो है उसे तो कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। देखो, कोयले को भी कोई प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, कोल को, और ना ही नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एज इट इज़ यूज़ होती है। ठीक है, जैसे ही निकल रही है वैसे केवल उसके भंडारों का पता हमें लगाना पड़ता है, मतलब कि वो कहाँ पर मिलेगी इस बात का सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू, या जो आपकी ग्राउंड टीम होती है वो उसका रिसर्च करके उसका पता लगाती कि कहाँ पर किस जगह पर वो मिलेगी, और वहाँ पर जाकर फिर आप ड्रिलिंग कीजिए, खोदिए, और वहाँ से नेचुरल गैस जो है बाहर निकलती है। तो जो LPG वगैरह होती है वो हमारी सभी इसी तरह की गैसेज होती हैं। ठीक, तो ये तो बात हुई जीवाश्म ईंधन की। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन जीवों की जो अवशेष होते हैं, ठीक है, जीवों के जो डेड बॉडीज होती है उनका लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी की सतह के अंदर दबे रहने से वो ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये लिमिटेड है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये अनंत ऊर्जा का भंडार है, ये सब सीमित है। कुछ सालों बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कुछ सालों बाद गैस भी खत्म हो जाएगी, कुछ सालों बाद कोयला भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम नए नए ऊर्जा के स्रोतों की खोज करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो हमें आज भी चाहिए और आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जा रही है कंटिन्यूसली। तो ये जीवाश्म ईंधन की बात हो गई। ठीक, अब अगला देखिए, अगला कौन सा है हमारे पास? अगला है थर्मल पावर प्लांट, मतलब कि ताप विद्युत, जिसको बोला जाता है हिंदी में ताप विद्युत। अब ये क्या होता है इसको भी देख लीजिए जरा जल्दी जल्दी। ताप विद्युत जो है, ठीक है, ताप विद्युत, अब जनरली है तो ये विद्युत ही, ठीक है, क्योंकि इस फॉसिल फ्यूल्स को अगर छोड़े, ठीक है, और उसके बाद में आप अगर उधर से देखो तो फॉसिल फ्यूल्स के अलावा सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ये 3-4 चीज़ों को छोड़कर हर जगह आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो। ठीक है, इनसे भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी है आपका एक तो यहाँ से, और यहाँ से है आपका ये फॉसिल फ्यूल्स। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह हम इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट कर रहे हैं। तो ताप विद्युत में इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है? तो देखिए जरा, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, केवल एक बॉयलर लेना है। ठीक है, एक इस तरह का, जैसे आपके घर में कुकर होता है उस तरीके का एक बॉयलर होता है। ठीक है, उसके अंदर पानी भरा होता है, बॉयलर है, उसके अंदर पानी है, पानी को आप सिर्फ गर्म कर रहे हो। ठीक है, आप गर्म किससे कर रहे हो? गर्म कर रहे हो आप कोयला जलाकर। ठीक है, कोयला जलाकर इसको गर्म किया जा रहा है, मतलब जीवाश्म ईंधन की सहायता यहाँ भी लग रही है आपको कोयले की। ठीक है, कोयले से इसको गर्म किया, गर्म करके आपने क्या बनाई? वेपर बनाई। ठीक है, ये जो बॉयलर होता है इसमें वेपर प्रेशर कंट्रोल रहता है, मतलब एक जैसा वेपर प्रेशर मेंटेन रहता है, वाष्प का जो दाब है वो एक समान बना रहता है, क्योंकि अगर अलग अलग दाब होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसमें वेरिएशन आ जाएगा। तो ये देखिए, अब वेपर को एक ट्यूब के थ्रू हमने ले गए, कहाँ पर? हमने ले गए टरबाइन के पास, और टरबाइन के जो विंड्स हैं, जो उसके पंखे हैं, उनको ये वेपर प्रेशर जो है घुमाती है। ठीक, फाइन। और टरबाइन जब घूमता है तो फाइनली क्या जनरेट होती है हमारी? फाइनली जो है हमारी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब बिजली या विद्युत का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ताप विद्युत में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। ताप विद्युत में, थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है, सबसे पहले जो है इसी तरह से एनर्जी बनाई जाती थी, बिजली को इसी तरह से बनाया जाता था, क्योंकि ये सारे जो सोर्सेस थे तब वो नोन नहीं थे, अननोन थे, इसलिए इसी तरह से बिजली बनाई जाती थी। तो कुछ नहीं है, बॉयलर के अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, हालांकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है और इसका जो अमाउंट होता है, मतलब कि नंबर्स होते हैं, एक प्लांट के अंदर कम से कम 10-12 बॉयलर होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के। ठीक है, तो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब वेपर प्रोड्यूस करके उस वेपर से टरबाइन को रोटेट करके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। ठीक, अब टरबाइन के अंदर क्या होता है वो भी देख लीजिए। टरबाइन के अंदर कुछ नहीं, एक कॉइल है जो कि कॉपर का कॉइल है। ठीक है, कॉपर कॉइल है, और इसके दोनों तरफ मैग्नेट लगे हुए, चुंबक लगे हुए। ठीक है, जैसे कोई भी आपकी मोटर जो होती है घर में, चाहे वो वाटर पंप हो, चाहे कोई वो खिलौनों में यूज़ होने वाली मोटर हो, टॉय मोटर हो, उसको अगर आप खोल करके देखते हो तो उसमें कॉपर का कॉइल होता है, मतलब कॉपर की वायरिंग होती है, और छोटे छोटे, अगर मोटर बड़ी है तो बड़े चुंबक लगे होते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब
तांबे से बनी हुई कुंडली मतलब कॉइल घूमती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये विद्युत धारा बनाने का एक बेसिक सा सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है जो माइकल फेराडे ने हमें बताया था। ठीक है, क्या बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कॉपर की कॉइल रोटेट होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फाइन। अब देखो, इस कॉपर की कॉइल को यहां पर हमने किसके थ्रू रोटेट किया, तो हमने रोटेट किया वाटर वेपर, मतलब कि वाटर वेपर से, मतलब कि जल वाष्प से। ठीक है, तो जल वाष्प के द्वारा ये जो है यहाँ पर रोटेट हो रही है और इस तरह से विद्युत धारा जो है वो बन रही है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ठीक, ये जो सिस्टम है ये ताप विद्युत के अंदर होता है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है। ठीक, अब इसमें क्या 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 चीज़ें ज़रूरी होती है कि एक तो कोयले का स्टोरेज करके रखना पड़ता है, मतलब जो कोल है कम से कम 15 दिन का कोयला वहाँ पर स्टोरेज में रहता है। ठीक है, अगर 15 दिन का कोयला स्टोरेज में नहीं है, भाई हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, बाढ़ आ गया, पानी आ गया, ठीक है, या कोई कहीं पर कोई रोड जाम हो गया, ऐसी कोई भी स्थिति हो जिससे कि डिलीवरी ना हो पा रही कोयले की, तो वो स्टोरेज में रखा जाता है। कम से कम 15 से 20 दिन का स्टोरेज होता है। उसके बाद में इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है, नहीं तो बॉयलर फट भी सकता है जिससे दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, और फिर आगे का जो पूरा यहाँ के बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो पूरा जो है आपके घरों तक पहुँचाने का पूरी अलग ही व्यवस्था होती है। ठीक है, अभी तो हम केवल इतनी बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे। फाइन, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, देखिए भाई, ये भी एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, मतलब कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है जो काफ़ी लंबे समय से उपयोग में आ रहा है, जो कि है डैम बनाकर बिजली बनाना। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब है पानी, जल, तो जल की शक्ति के द्वारा ऊर्जा बनाना। अब जल की शक्ति के द्वारा ऊर्जा कैसे बनती है, देखिए कि ये मान लीजिए आपने डैम बना लिया, इसके पीछे पूरा पानी भरा हुआ है, सभी ने देखा होगा या सुना तो होगा ही, टीवी में तो देखा होगा कि डैम में क्या होता है। ठीक है, तो ये डैम है, इसके पीछे पूरा पानी भरा हुआ है, मतलब स्टोरेज है, रिजर्वायर है। अब क्या किया जाता है कि जब पानी यहाँ पर भर जाता है तो उसको यहाँ पर डैम के अंदर ही कई तरह के पाइप सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर को जो है वो नीचे गिराया जाता है। ठीक है, हम एक रफली इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म जो है वो तो पूरा मैकेनिज्म जो है वो यहाँ हमें समझ में आ जाएगा इसी डायग्राम से। तो ये देखिए, ये पानी ऊपर से गिराया जा रहा है। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि जो हमारा डैम है उसकी हाइट बहुत होती है, 200 फीट, 250 फीट, ठीक है, मतलब काफ़ी ऊंचा होता है। तो उतनी ऊंचाई से जब जल को नीचे गिराया जाता है, तो मान लीजिए ये 200 फीट है। ठीक है, ये 200 फीट है ऊपर पानी, और जब ये 200 फीट से नीचे आ गया, मतलब 0 फीट पर आ रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है पानी, तो जल जब स्टोरेज रहता है, मतलब जब पानी को स्टोर करके रखा जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे बोला जाता है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है ये? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसका पोटेंशियल यहाँ पर जनरेट किया, और जैसे इसको ऊपर से नीचे गिराना शुरू हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। और ये गतिज ऊर्जा फिर से वही काम करती है जो अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, वही टरबाइन है आपका, उस टरबाइन के ऊपर ये पानी गिराया जाता है, मतलब उसके जो ब्लेड होते हैं उसके ऊपर। बस टरबाइन में क्या है, ये ब्लेड जैसे ही घूमेंगे तो ये कॉइल घूमेगा। ठीक है, ये कॉइल है आपका कॉपर का, और ये वही से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब टरबाइन वाले पोर्शन से जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो लगभग सभी में सेम होता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि थर्मल पावर प्लांट में भी हमें टरबाइन लगा, हाइड्रो पावर प्लांट में भी टरबाइन लगेगा, विंड पावर एनर्जी में भी टरबाइन यूज होगा। ठीक है, तो टरबाइन जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रिंसिपल है वो सब में सेम रहेगा, कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे भी बन रही है वो सब में एक जैसी है। अब आपको क्या करना है कि इस टरबाइन को अगर आपने पानी की शक्ति से घुमाया तो वो बन जाएगा हाइड्रो एनर्जी, मतलब वाटर एनर्जी। अगर उसी प्लांट को, उसी टरबाइन को आपने किसकी मदद से घुमाया, थर्मल पावर प्लांट मतलब वाटर वेपर के थ्रू, तो वो थर्मल एनर्जी बन जाएगा। अगर उसी पावर प्लांट को विंड एनर्जी के थ्रू घुमाया, हवा से, तो वो विंड एनर्जी बन जाएगा, मतलब कि पवन शक्ति के द्वारा उसको घुमाया जा रहा है। तो इसी तरह से ये अलग अलग टाइप हमने बना लिए। बेसिकली काम वही हो रहा है, टरबाइन को हमको क्या करना है, घुमाना है। अब आप उस टरबाइन को चाहे किसी भी तरीके से घुमाओ, विद्युत ऊर्जा बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर बांध बना करके, डैम बना करके, पानी को ऊपर से नीचे गिरा करके हम विद्युत धारा बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं।
और ये जो डैम वाला जो प्रोजेक्ट होता है ये बहुत ही रिलायबल है और बहुत बड़े पैमाने पर ये ऊर्जा का उत्पादन भी कर सकता है, लगातार उत्पादन कर सकता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये जो है कभी ख़त्म मतलब जनरली ये समाप्त भी नहीं होगा, क्योंकि नदियों में अगर पानी है तो आप उस पर बांध बना सकते हो और बांध जैसे ही बनेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए पेट्रोल की जैसे हमने बात की थी, फॉसिल फ्यूल्स की, तो ये तो कुछ सालों में ख़त्म हो जाएंगे, पर पानी तो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर पानी ख़त्म हो गया तो फिर तो लाइफ भी जो है अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, मतलब वो तो दुनिया का अंत होगा। जिस दिन पानी ख़त्म हो गया उस दिन क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए जब तक जल है तब तक जीवन है, और जब तक जल है तब तक हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। तो एक तरह से ये असीमित ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। असीमित ऊर्जा का स्रोत है, मतलब लगातार इससे आप 24 घंटे 24/7 चाहे कोई सा भी सीजन हो, कोई सा भी मौसम हो, आप इससे बिजली बना सकते हो। तो इसीलिए ये बहुत ही रिलायबल है और गवर्नमेंट्स के लिए भी बहुत प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है बाद में, और ये तुरंत उत्पादन शुरू कर देता है और लगातार उत्पादन करता है। भाई देखिए फॉसिल फ्यूल्स को अगर देखोगे तो ये लिमिटेड अमाउंट में दिनों दिन इनकी जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है। सोलर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो दिन में काम करेगी, रात में काम नहीं करेगी। हालांकि ऐसे भी कुछ प्लांट बन गए हैं जो रात में भी काम करते हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, जो अभी भारत देश जो है उसको उठा नहीं सकता है। तो इसीलिए जो डैम है वो लगभग हर दुनिया की हर कंट्री में डैम जो है वो सबसे अच्छा विद्युत बनाने का या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक सोर्स है, ठीक। ये हो गया हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखो अगला कौन सा है हमारा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का मतलब है कि अब इसी टरबाइन को हमें किसकी मदद से घुमाना है, हवा की मदद से घुमाना है। तो हवाएं कहाँ चलती है, हवाएं ऊंची जगहों पर या खुली जगहों पर चलती है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पर, और अर्थ से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे एक सीमा तक, तो हवा की गति बढ़ती जाती है, ठीक है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और जैसे जैसे आप मान लो यहाँ पर हो, जैसे आप इसको अनुभव करने के लिए अगर आप मान लीजिए आप ग्राउंड पर खड़े हो, ज़मीन पर खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका जो एयर का स्पीड है वो, और अगर आप मान लीजिए 5 मंजिल या 10 मंजिल ऊपर किसी बिल्डिंग पर की छत पर जाकर खड़े हो जाइए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी का आपकी जो विंड का स्पीड है, उन दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो हवा जो है उसकी जो गति है वो बढ़ती जाती है। या फिर आप खुली जगहों पर जाओ जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी हवा को रोकने वाला कोई ब्लॉकेज नहीं हो, जैसे खुला मैदान हो या समुद्र का किनारा हो, ठीक है, या फिर ऐसी कोई खुली जगह। तो ऐसी दो जगहों पर जो हवा है उसकी गति बहुत तेज़ होती है, और इसीलिए ऐसी जगहों को सेलेक्ट करके वहाँ पर विंड एनर्जी का प्लांट जो है वो लगा दिया जाता है। प्लांट का मतलब क्या है कि देखो विंड एनर्जी कैसे बनेगी। विंड एनर्जी में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको एक पवन चक्की लगाना है, ठीक है। ये आप मान लीजिए पवन चक्की लगी आपके, इसके 3 ब्लेड है और इस तरह से ये घूमती रहती है। जैसे जैसे हवा इस पर लगेगी तो ये रोटेट होना शुरू होगी, घूमेगी, ठीक है। जैसे वो खिलौने वाली जो चक्री होती है हमारी, हम घुमाते हैं उसे हवा से, वैसा ही इसका भी सिस्टम है। हमारे इंदौर में ही जो देवास का एरिया है वहाँ पर पहाड़ों पर आप देखोगे कि बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस आपको लगी हुई मिलेंगी, मतलब पवन चक्कियाँ लगी हुई मिलेंगी। और एक ही जगह अगर आपने कई सारी पवन चक्की लगा दी तो उसको हम बोल देंगे कि ये प्लांट बन गया है, विंड पावर प्लांट बन गया है। तो जनरली पहाड़ों पर, ठीक है, पहाड़ों पर लगाया जाता है, या फिर इसे समुद्र के अगर समुद्र का पानी ज़्यादा गहरा नहीं है तो ऐसी जगहों पर भी लगा दिया जाता है, जिससे भाई समुद्र में तो कंटिन्यूसली हवाएं चलती रहती है, तो उससे इसको काफ़ी पावर मिलता है, ठीक। फिर और इसे कहाँ लगाया जा सकता है, खुली जगहों पर, जैसे रेगिस्तान वगैरह है। अब हवा ठंडी हो गर्म हो उससे कोई मतलब नहीं है, केवल ये घूमना चाहिए। और अगर ये घूमेगी, और अब तो ऐसी भी टर्बाइंस है जो किसी भी डायरेक्शन में अगर रोटेट हो, ठीक है, हवाएं चाहे ऐसी चले तो ऐसी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में घूमे या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे, किसी भी प्रकार से घूमे, वहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक। और विदेशों में अगर आप जाओगे तो ऊंची ऊंची इमारतों पर जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ठीक है, स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, उन पर भी जो है ये इस तरह की पवन चक्कियाँ लगा दी जाती है, ठीक है, और ताकि उससे उस बिल्डिंग में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का कुछ परसेंटेज मिल जाता है। अब देखेंगे हम कि यहाँ पर अगर हम विंड एनर्जी की बात करें, देखो विंड एनर्जी में भी वही चीज़ हो रही है, ये चक्री घूमेगी और इस चक्री के घूमने से क्या होगा, इसी के पीछे टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है, ये इस तरीके से, और वो टरबाइन ये देखिए, जैसे ये चक्री है, ये पवन चक्की के ब्लेड है,
ये हवा की मदद से घूमेंगे, एयर की थ्रू से, और ये अंदर से रोटेट होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक, ये आप मतलब कि छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं और बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो फिर वही बात हो गई कि आपको कॉइल को रोटेट किया किसने, एयर ने, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, विंड एनर्जी। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 10% हमारी जितनी भी एनर्जी है उसका 10% हमें विंड एनर्जी से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि विंड एनर्जी का टोटल एनर्जी का 10% जो है वो विंड एनर्जी से आता है, पवन ऊर्जा से आता है। 1990 मतलब कि 1990 से हमारे देश के अंदर पवन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब 1990 से ये शुरू हो चुका है। फिर आगे देखोगे तो भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है, ठीक है, जिसमें कि जो है विंड एनर्जी का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। भाई 10% बहुत बड़ी बात होती है, टोटल एनर्जी का 10% भी एक बहुत बड़ा अच्छा अमाउंट है जो कि विंड एनर्जी के थ्रू हमें मिलता है। और विंड एनर्जी क्या है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है, मेंटेनेंस भी उसमें ज़्यादा नहीं है, और इसका जो कॉस्ट होता है वो भी दूसरे जो प्लांट है उनसे कम होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही अच्छा एक आपका प्लांट बन सकता है। तो भारत विश्व का 5वां ऐसा देश है, ठीक है, जो विंड एनर्जी का यूज मतलब 5वें नंबर पर वो आता है। फिर अगर हम मेगावाट की बात करें तो 8,896 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जनरेट होती है, किसके थ्रू, विंड एनर्जी के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जनरेट हो रही है, फिर से देखिए 8,896 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 10% है पूरे भारत का। और अगर स्टेट, तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, मतलब पवन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना जो है, तमिलनाडु जो हमारा स्टेट है भारत का, क्योंकि समुद्र लगा हुआ है वहाँ भी, तो वहाँ पर इस तरीके के प्लांट कई सारे लगे हुए हैं जिससे कि एक साफ सुथरी बिजली जो है वहाँ पर मिलती है। और पवन ऊर्जा की बात करें तो तमिलनाडु सबसे आगे है भारत के अंदर। ठीक, और अगर कंट्रीज की बात करें तो चाइना जो है, चाइना पूरे विश्व में सबसे आगे है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, मतलब चाइना में पवन ऊर्जा का उपयोग विश्व में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, इंडिया में कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में, विश्व में चाइना में। फाइन, ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं। तो ये तो सारे जो हो गए हमारे कन्वेंशनल सोर्सेस हो गए, मतलब परंपरागत तरीके हो गए। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब आते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, मतलब कि अपरंपरागत, जिनका कि हमने नया नया रिसर्च किया है या नया नया इनको डेवलप किया है, ऐसे सारे रिसोर्सेस के बारे में अब हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला और सबसे अच्छा, ठीक है, मतलब कि साफ सुथरा बिल्कुल, जिसमें 0% आपका जो है एनवायरमेंट को 0% भी जो है नुकसान नहीं होता है, वो है आपका सोलर एनर्जी, या सन से जो रेडिएशन आता है उसके थ्रू हम ऊर्जा यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं वो देखिए। हमें पता है कि सूर्य ही जो है वो वास्तव में समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है। ठीक है, सन में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, ये आती है फ्यूजन रिएक्शन, मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में संलयन अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है, संलयन अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में जो है अथाह ऊर्जा का भंडार है, जहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम गैस बनाती है और अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई सूर्य की। अब सूर्य की जो ऊर्जा है जो अर्थ पर आ रही है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है मान लीजिए, तो सूर्य की ऊर्जा अर्थ पर आ रही है और इसी ऊर्जा का उपयोग करके अब हम क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। कैसे जनरेट करते हैं, उसके 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो कि आपने देखा होगा वो होता है सोलर पैनल। ठीक है, अब तो कई लोगों के घरों पर, खेतों में, ठीक है, या दुकानों में, आप तो गाड़ियों के ऊपर भी लगे होते हैं। तो इस तरीके से जो सोलर पैनल है वो बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी दिखने वाले सोलर सेल होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब उनमें होता क्या है, उनमें सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, ये सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन क्या करता है, जैसे ही सन रेडिएशन इसके ऊपर पड़ता है, सूरज की धूप इसके ऊपर आती है, तो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू कर देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको सोलर सेल जो है वो छत पर लगाना है, जहाँ पर सीधी धूप पड़ती हो। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी ज़्यादा बिजली बनाएगा। ठीक है,
तो ये सिंपल सा आपका सोलर सेल है जो कि मार्केट में भी मिल जाता है, अवेलेबल होता है, और आप अपने घरों की कैपेसिटी के हिसाब से भी इसको लगा सकते हैं, और गवर्नमेंट भी इसे बड़े बड़े एरियाज में लगा करके और जो है अपना प्रोडक्शन शुरू करती है। ठीक, इसमें अगर आप देखोगे तो कर्नाटका में सबसे बड़ा सोलर जो आपका प्लांट है, सोलर पावर प्लांट, वो कर्नाटक के अंदर है, जो कि 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक, और 1500 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है वो कर्नाटक में है, और ये 1500 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्पन्न करता है। ठीक, फिर दूसरे नंबर पर देखोगे तो राजस्थान में है, जो 10,000 एकड़ में फैला है और लगभग 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। ठीक, फिर तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 7,000 लगभग 8,000 एकड़ में फैला हुआ है, और 500 से 1500 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अभी ये 1500 से बहुत कम है, और धीरे धीरे ये बढ़ा रहा है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जब ये इतना आसान, इतना अच्छा है, तो हर जगह क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें भी कुछ कमियां हैं। सोलर सेल आप हर जगह नहीं लगा सकते हो, आपको ऐसी जगह का सिलेक्शन करना होगा। भाई देखिए, जैसे कि जहाँ पर धूप ज़्यादा पड़ती हो, ठीक है, बारिश कम होती हो, क्योंकि जब तक सन रहेगा तब तक ये एनर्जी आपको देगा। जैसे ही आपका दिन जो है डूब गया, मतलब कि आपकी सूरज जो है चला गया, तो आपकी ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ा इसमें कमी है। तो इसीलिए अगर बड़े स्तर की अगर हम बात करें तो ऐसी जगहों का चुनाव करना पड़ता है जहाँ पर साल भर में बारिश बहुत कम होती है, तापमान अधिक होता है, सूरज की सीधी रोशनी वहाँ पर जाती है। तो इसीलिए इसका जो यूज़ है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि ये हर जगह नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके लिए बहुत बड़ा एरिया भी चाहिए फिर। ठीक है, जैसे आप देख ही रहे हो कि 13,000 एकड़, 10,000 एकड़, 8,000 एकड़, मतलब कि बहुत ज़्यादा एरिया भी चाहिए। तो एरिया भी चाहिए, जगह भी चाहिए, फिर वहाँ से लोगों को हटाएंगे तो उनको भी हमें जो है जिसको कहते हैं कि मुआवजा देना पड़ेगा। तो इस तरह से इस प्लांट को लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज़ भी जो है ज़्यादा अभी नहीं हो रहा है, बट धीरे धीरे इनकी कैपेसिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक, अब दूसरा तरीका जो है जिससे सूर्य की ऊर्जा को किसमें बदला जा सकता है? विद्युत ऊर्जा में। वहां पर सोलर पैनल का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, और ये 24/7 भी काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में एक सोलर पावर प्लांट है, जाता है कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट, जो कि 24/7 काम करता है, सूरज के डूबने के बाद भी काम करता है। कैसे करेगा वो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, सोलर पावर प्लांट के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक बीचों बीच, ठीक है, एक एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया, उसमें बीचों बीच एक टावर बनाया बहुत बड़ा। ठीक, और इस टावर के अंदर आपका बॉयलर है जिसके अंदर पानी गर्म होगा, और पाइप्स के थ्रू फिर पूरा सेटअप हमने लगा रखा है। फिर इस टावर के चारों तरफ, ठीक है, जमीन के ऊपर हमने क्या किए, मिरर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए आप, ये मिरर्स है जिनका पूरा फोकस कहाँ पर होता है, इस टावर के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है, ये मिरर्स ऐसे हजारों मिरर्स इसके चारों तरफ लगे होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मतलब कि सूर्य के प्रकाश को, मान लीजिए यहाँ पर सन है, तो सन की जो किरणें हैं वो इन मिरर्स पर पड़ेंगी, इन जिनको दर्पण हम बोलते हैं, इन पर पड़ेगी, और दर्पण से टकराकर फिर ये उनको इस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। मतलब ये ऑटोमेटिक एडजस्टेबल होते हैं। जैसे जैसे सूरज की स्थिति बदलेगी, बंद हो गया ये, ठीक है, तो जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज होगा तो इन मिरर्स का पोजीशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि सूरज चाहे सुबह से लेकर शाम तक चाहे किसी भी पोजीशन पर रहे, ठीक है, इन मिरर्स का जो फोकस है वो हमेशा कहाँ पर रहता है, इस टावर के ऊपरी हिस्से पर। ठीक, और इस टावर के ऊपरी हिस्से पर क्या है, पानी भरा हुआ है, और वो पानी बॉईल होता है और फिर से क्या बनाता है, वेपर फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक की चीज़ें डिफरेंट है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम है जो सभी प्लांट्स में हो रहा है। वही पानी को गर्म किया, गर्म करके भाप बनाई, भाप के थ्रू टरबाइन घुमाया और टरबाइन से बिजली बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो बॉयलर किससे गर्म हो रहा है, यहाँ पर जो है सन के रेडिएशन से, सूरज की रोशनी से गर्म हो रहा है। जैसे लेंस से
हम फोकस करके कोई भी चीज़ को जला सकते हैं, वैसे ही इन मिरर्स को इस तरह से फोकस किया जाता है कि पूरी रोशनी इस छोटी सी जगह पर पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी आसानी से गर्म होने लगता है, पानी आसानी से उबलने लगता है। ठीक है, और इसीलिए ये सोलर पैनल के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि सोलर पैनल टोटली सन पर डिपेंड है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी सन पर डिपेंड है। ठीक है, बट कुछ अलग तरीके अपना करके और यहाँ पर पानी को गर्म करके उबाल करके और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर सोलर एनर्जी के अमाउंट में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, कंसंट्रेट कर दिया गया उसे। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी में अगर आप सीधे जाओगे तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बट अगर एक लेंस से फोकस करके वही रोशनी आपके हाथ पर डाली जाए तो वो जलने लगेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रही कि यहाँ पर फोकस किया जा रहा है, कंसंट्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन किरणों को एक जगह एकत्रित किया जा रहा है, जिसकी वजह से तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और आसानी से जो है पानी उबलने लगता है और बिजली बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए अब इसी में देखिए दूसरा तरीका, ऐसा सोलर पावर प्लांट जो 24/7 काम करता है, मतलब हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे काम करता है। अब ये कैसे पॉसिबल है वो देखिए जरा, कि ये जो प्लांट है 24/7 ये ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है इस समय पर। ठीक है, और दुनिया के दूसरे देश भी उसको जो है शुरू करने के लिए अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो कैसे काम करता है कि भाई देखिए, यहाँ तक का प्रोसेस तो पूरा सेम है कि पानी को बॉईल कर रहे हैं, बॉईल करके जो है टरबाइन घुमा रहे हैं वेपर से और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक, बट अब इसमें रात के समय कैसे काम करेगा, तो देखिए कि यहाँ पर क्या होता है। अब उसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके बनाता हूँ। देखिए कि ये जो कंटेनर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये वाटर बॉईल हो रहा है, ये वाटर है, इसी वाटर के साथ ये पूरा प्रोसेस सेम है। ठीक है, मतलब जो मिरर्स है वो फोकस है इस कंटेनर के ऊपर और इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करके रखना, क्योंकि मैं इनको मिटा रहा हूँ। तो इनको मैंने यहाँ से साफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ दूसरी चीज़ें भी होती है। अब इनमें क्या होता है कि ये देखिए एक दूसरा टैंक होता है नीचे, जो कि होता है सॉल्ट, जिसमें सॉल्ट होता है, सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है। सॉल्ट कौन से, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, जो कि ठंडा होता है, कोल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला। फिर उसको क्या किया जाता है, ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है, मोटर्स के थ्रू और ट्यूब्स के थ्रू इसको इस चैम्बर में भेजा जाता है। मतलब कि ये ट्यूब के अंदर ही है, पूरा जो सॉल्यूशन है ये ट्यूब के अंदर ही है। इस तरीके से इसको इसमें पूरा ऐसा घुमा दिया जाता है ताकि ये ज़्यादा समय तक इसके अंदर रहे। ठीक, और ये ट्यूब फिर बाहर निकल जाती है यहाँ से, और इस तरफ नीचे दूसरा टैंक होता है जो कि इसी सॉल्यूशन का होता है। बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, 500 डिग्री तक का टेम्परेचर इसमें बन जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं कि देखिए पानी तो गर्म हो ही रहा है, पानी गर्म होकर के जो है वाटर वेपर बन रही है, यहाँ से जल वाष्प जा रही है बाहर, और उस वाष्प से टरबाइन को रोटेट किया जा रहा है और बिजली बनाई जा रही है। तो ये प्रोसेस तो चल ही रहा है। ठीक, साथ ही साथ वो जो पानी गर्म हो रहा है उसी गर्मी के द्वारा इस सॉल्यूशन को भी गर्म किया जा रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन नीचे से पंप किया जा रहा है, ये ऊपर इस टैंक में इस तरह से रोटेट होता रहता है, घूमता रहता है, और फिर वो उसी ट्यूब से नीचे दूसरे टैंक में आकर के जमा हो जाता है। मतलब कि दिन भर में जब सूरज आसमान में रहता है उस समय इस पूरे वाटर टैंक के पानी को गर्म करके इस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही? उसका टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये टैंक जो होता है पूरा इंसुलेटेड होता है, मतलब कि ऊष्मा रोधी होता है, इससे ऊर्जा बाहर नहीं जाती है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमने बैटरी बना ली यहाँ पर, जैसे बैटरी को चार्ज करके रख लिया, वैसे ही इस टैंक का जो वाटर है, जो सॉल्ट वाटर है, उसको हमने चार्ज करके रख लिया, गर्म करके रख लिया। ठीक, अब क्या होगा कि जब सूरज डूब जाएगा रात के समय में, तो ये पानी को अब उबालने के लिए फिर क्या किया जाएगा कि इस गर्म जो सॉल्यूशन है, ये जो हॉट सॉल्यूशन है, इसको वापस पंप किया जाएगा इस टैंक के अंदर। ठीक है, और इसकी गर्मी से अब ये पानी बॉईल होगा, और पानी बॉईल होगा और फिर से ये काम लगातार चलता रहेगा और वो आकर के ठंडा हो जाएगा। तो मतलब कि रात भर में ये पानी इधर से इधर वापस शिफ्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो एनर्जी थी उस एनर्जी का यूज़ करके हमने पानी को गर्म किया, और उस पानी ने जो है भाप बना करके और हमारा बिजली का जो उत्पादन है वो लगातार चलता रहेगा।
तो बात समझ में आई ये कैसे काम करता है। दिन के समय तो नॉर्मल काम कर रहा है और रात के समय के लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन को गर्म करके रख लिया और उस सॉल्यूशन को रात के समय फ्लो करके उस पानी को गर्म करके वो लगातार 24 घंटे बिजली बनाते रहते हैं। अब उनकी कैलकुलेशन इस तरीके की होती है कि इसमें इतना वाटर, इतना सॉल्यूशन होना चाहिए जो रात भर के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। जितनी भी उनको एनर्जी बनानी है उसके हिसाब से इसका अमाउंट वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो इस तरीके का जो सोलर पावर प्लांट है ये अभी ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर रहा है और ये 24 घंटे आपको ऊर्जा उत्पादन दे सकता है। मतलब कि अगर इस तरीके का जो प्लांट है हर देश लगाना शुरू करे, ठीक है, तो एनर्जी का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा सोलर पावर जो है एनर्जी का हमने टॉपिक यहाँ पर सोलर पावर तक कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इसके बाद बच रहा है हमारा टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और जो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। कहने का मतलब है कि नॉन कन्वेंशियल जो एनर्जी सोर्सेस हैं हमारे, उसमें से हमारा सोलर एनर्जी हो गया है, बाकी की एनर्जी अभी हमारी बची हुई है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। फाइन, चलिए, तो अभी तक जो पढ़ाया उस